Good morning to all of you. Myself Yatendra Yadav and welcome to the another class. Today we will study about CAM pathway और CAM pathway की फुल फॉर्म है क्रस्टुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये C3C4 पाथवे के साथ एक एडिशनल पाथवे है। कुछ प्लांट्स इस पाथवे को फॉलो करके भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसकी क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले C4 कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल। कैम प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स इस पाथवे को फॉलो करते हैं? तो इसको जो फॉलो करते हैं मेनली जो ऐसे प्लांट्स जो ड्राई रीजन के अंदर रहते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम, ओपनशिया, एलोए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन प्लांट्स के जो कैम पाथवे को फॉलो करते हैं। इसकी क्या क्या खास बातें हैं, क्या इसकी अडेप्टेशंस हैं, या एक तरीके से हम कहें क्या इनके पास खास बातें हैं, क्या इस चीज़ के अंदर प्रोसेस होता है। सबसे पहले कैम पाथवे के अंदर जो CO2 फिक्सेशन है, CO2 फिक्सेशन वो दिन के बजाय रात के टाइम पे होता है। दिन के बजाय रात के टाइम पे होता है। और इन प्लांट्स के पास खास तरीके के स्टोमेटा होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोको एक्टिव स्टोमेटा। प्लांट्स हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जो रात को खुलते हैं, जो रात में ओपन होते हैं, वैसे स्टोमेटा इनके पास होते हैं। और ये प्लांट्स किसके लिए, अब जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर है तो बेसिक सी बात है कि ये इनका जो अडेप्टेशन है वो वाटर को कंजर्व करने के लिए किया गया है। अडेप्टेड टू H2O कंजर्वेशन। पानी का कंजर्वेशन, पानी का बचाव कैसे हो रहा है? क्योंकि जो स्टोमेटा है दिन में नहीं खुल के कब खुल रहे हैं? रात में। दिन में खुलेंगे तो ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन से क्या करते हैं प्लांट्स? अपना वाटर रिलीज करते हैं। जब दिन में स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं तो वो ट्रांसपीरेशन, वाटर का ट्रांसपीरेशन होगा ही नहीं और पानी कंजर्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इनके अंदर कैसे क्या प्रोसेस काम करता है। एक ड्यूरिंग ये नाइट टाइम, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक ये हमारा डे टाइम। नाइट टाइम के अंदर आपके पास प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन है और डे टाइम के अंदर स्टोमेटा क्लोज। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। आप लोग C3C4 कंपैरिजन कर पाएंगे? ये भी कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल है। ये आपका स्टोमेटा इसमें ओपन है, इसके अंदर ये स्टोमेटा क्लोज है। अब इनके अंदर फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है? फर्स्ट एक्सेप्टर यहीं पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, स्टोमेटा खुला है तो CO2 एंटर करेगी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। अब इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है आपके पास फोस्फोइनोल पायरुवेट और बना देता है आपके पास एक 4 कार्बन कंपाउंड का अमाइनो एसिड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये है आपका PEP। क्या है आपका? फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है? PEP। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन कराएगा? एंजाइम पेप्केज।
और क्या बना देगा आपके पास एक 4 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को प्लांट्स क्या करते हैं, अपने वैक्यूल के अंदर, मेसोफिल सेल है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, उस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड की फॉर्म में, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, और मैलिक एसिड को स्टोर कर लेता है वैक्यूल के अंदर। दिन के रात के टाइम प्लांट ये फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे C3 से C4 में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो C4 के अंदर काम का बंटवारा कर लिया गया था मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर। कैम प्लांट के अंदर क्या करें, टाइमिंग का बंटवारा, सेल एक ही है मेसोफिल सेल, और उसके अंदर ही रात के टाइम अलग काम होगा और दिन के टाइम अलग काम। ये जब स्टोमेटा ओपन थे, रात के टाइम स्टोमेटा ओपन थे, CO2 एंटर किया और CO2 को एंटर करने के बाद सबसे पहले एक्सेप्ट किया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने, और पेप्केज की प्रेजेंस में क्या बना दिया, 4 कार्बन का कंपाउंड बना दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वो कन्वर्ट करके क्या बनाया, मैलिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, और उस मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया वैक्यूल के अंदर। अब दिन के टाइम पे क्या है, स्टोमेटा बंद है, बाहर से कोई CO2 नहीं आ रहा, इसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास वैक्यूल। क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर हमारे पास है मैलिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। वो मैलिक एसिड को ही प्लांट्स बाहर निकालते हैं। मैलिक एसिड से ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब मैलिक एसिड का हुआ ब्रेकडाउन, जिससे बना एक 3 कार्बन का कंपाउंड पाइरुवेट, और क्या रिलीज हुआ आपके पास, CO2। ये जो CO2 है, ये CO2 एंटर करती है आपकी C3 साइकिल। आपको याद हो तो हम लोगों ने C3 पाथवे के अंदर C3 साइकिल पढ़ा था, तब बताया था कि C3 साइकिल यूनिवर्सल है, हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 साइकिल को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये CO2 रिलीज हो गया और C3 साइकिल परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ये कैम प्लांट्स का ओवरव्यू है। तो इसके लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या है आपके पास, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और क्या क्या खास बातें हैं इसमें, पेप्केज और रूबिस्को C3 साइकिल यहाँ पे परफॉर्म कराई जा रही है। ये C3 साइकिल परफॉर्म कराएगा कौन, रूबिस्को एंजाइम। कहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल के अंदर। और यहाँ पे ये पेप्केज एंजाइम, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल के अंदर। यहाँ पे पेप्केज और रूबिस्को दोनों ही एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कैम प्लांट C4 प्लांट्स के अंदर दोनों अलग अलग सेल के अंदर प्रेजेंट थे, यहाँ पे दोनों एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या खास बात आई, पेप्केज एंड रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट ऑन अर्थ are present in mesophyll cell। ये हमारा कैम पाथ है। इसके बारे में हमें इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन नोट करनी है, क्वेश्चन हमारा यहीं से सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट ये क्या होता है, ये जब ऑक्सीजन की हाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रेट है वो कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई ऑक्सीजन concentration is known as वारबर्ग इफेक्ट। ये हमारे इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। हमारे पास अब आता है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रभावित होता है। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं दो फैक्टर मतलब दो तरीके के फैक्टर, एक इंटरनल हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा एक्सटर्नल फैक्टर पे। इंटरनल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं? इंटरनल फैक्टर के अंदर हमारे पास आते हैं नंबर साइज एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कितनी लीव्स प्रेजेंट है, नंबर साइज ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स की एज कितनी है, मीजोफिल सेल्स की नंबर साइज ओरिएंटेशन वो कितना है, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर, क्लोरोप्लास्ट का साइज और क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन कैसा है, वो सब चीजें ये इंटरनल फैक्टर के अंदर आती है। इंटरनल फैक्टर के अंदर जो भी इंटरनल चीजें हैं, जो भी प्लांट्स का जेनेटिक्स है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, सारी चीजें उन्हीं से, क्योंकि उन्हीं से जो जीन्स प्रेजेंट है उन्हीं से नंबर, उन्हीं से साइज, उन्हीं से ओरिएंटेशन, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब डिपेंड करता है। और क्या आ जाएगा इंटरनल फैक्टर के अंदर, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब चीजें रहेंगी। अब हमारे पास आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हमारे पास मेन हमें पढ़ने हैं 4 एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से? सबसे पहला लाइट, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास टेम्परेचर, थर्ड नंबर पे आता है CO2 कंसंट्रेशन, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास वाटर। इन 4 फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब इन 4 फैक्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास एक लॉ है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या नाम है लॉ का? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने क्या बताया, ब्लैकमैन्स ने क्या बताया कि जैसे कोई कार है, उस कार के पास 4 टायर हैं और एक टायर के अंदर हवा है कम, तो हम कार की स्पीड जिस टायर के अंदर हवा कम है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज भगाएंगे तो वो टायर सबसे पहले खराब हो जाएगा और हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जिस फैक्टर की ज़रूरत, जो फैक्टर बिल्कुल लिमिटिंग रेंज के पास है, वही फैक्टर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की रेट को डिसाइड करता है। क्या बोला इन्होंने बोला when several factor affect an biochemical process then rate of the process is decided by the factor which is close, जो सबसे पास रहेगा, which is close to its minimum requirement। तो इन्हीं के हिसाब से हम लोग 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास लाइट। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? लाइट।
अच्छा, लाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेकिन लाइट हमारे पास अबंडेंट, मतलब प्लांट्स के पास अब बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के पास लाइट एनर्जी मिल गई तो वो प्रोसेस कैसा हो जाता है? सेचुरेट हो जाता है। तो लाइट के लिए हमारे पास एक ग्राफ भी आता है। वो ग्राफ कैसे रहेगा? ग्राफ जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए बढ़ेगा, फिर उसके बाद सेचुरेट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास? सेचुरेशन। तो लाइट के साथ कैसे डिपेंड करता है, कैसे लाइट अफेक्ट करता है? ये कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट इज डायरेक्टली proportional to rate of photosynthesis, rate of photosynthesis, but after some time rate saturate, but after some time कुछ देर के बाद रेट सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट की एनर्जी को कैप्चर करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो सब बिजी हो जाते हैं। और एक और दूसरा भी कारण है, क्योंकि लाइट तो हमारे प्लांट्स के पास सन से अबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं, लेकिन और बाकी फैक्टर कौन कौन से? आपके पास टेम्परेचर, CO2 कंसेंट्रेशन, वाटर, वो फैक्टर क्या हो जाते हैं? लिमिटिंग हो जाते हैं। इसलिए ये सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, और बाकी फैक्टर क्या हो जाते हैं? लिमिटिंग हो जाते हैं। और हमारे पास इसके लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट्स हमें जरूरी है याद रखने हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा। दूसरा कि किस पॉइंट के ऊपर सेचुरेशन हो जाता है, तो वो 10% ऑफ फुल सनलाइट पे सेचुरेशन हो जाता है। लाइट saturation occur at 10% of full sunlight, कि जब लाइट का 10% ही टोटल आता है तभी सेचुरेशन हो जाता है। जब अबंडेंट अमाउंट के अंदर लाइट प्रेजेंट है सन से, तो ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता। मतलब ये वो कम हवा वाला टायर ये कभी भी नहीं बनता। रेयरली बिकम लिमिटिंग फैक्टर। और सिर्फ कहाँ पे बनता है? ये लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है जहाँ पे घना जंगल है, जहाँ पे घना जंगल है। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगल के अंदर पेड़ पौधे हैं उनके लिए ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, वो भी स्मॉल प्लांट्स के लिए, क्योंकि बड़े प्लांट्स उनके ऊपर उनको कवर करके रखते हैं। अदरवाइज लाइट कभी भी कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। अब डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन तो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन है, उसके एंजाइम्स भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। और लाइट और डार्क कोई भी रिएक्शन हो, उसके जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए एंजाइम्स को काम करने के लिए। तो प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, दोनों प्लांट्स के लिए, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स,
टेम्परेचर जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन एंजाइम्स आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, टेम्परेचर कंट्रोल्ड। डार्क रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एंजाइम, आपके पास रूबिस्को एंजाइम है और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। वो सब एंजाइम्स टेम्परेचर, उनको अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो C3 साइकिल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चाहे वो C4 प्लांट्स के हों तो वो भी C4 पाथवे को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप ज़्यादा सर्दी पड़े तो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, और ज़्यादा गर्मी भी हो जाएगी तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो उस ज़्यादा गर्मी से निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलर या एसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ज़्यादा सर्दी रहेगी तो हम लोग आग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही C3 प्लांट्स और कौन सा हम लोग प्लांट काम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग है, C4 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग है। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि प्लांट का ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा, ये डिपेंड करता है उसकी हैबिटेट पे, डिपेंड ऑन इट्स हैबिटेट, कि किस एरिया के अंदर वो प्लांट प्रेजेंट है, उस बात पे डिपेंड करता है। और उसके पास क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, क्या क्या अडेप्टेशंस उसने अपने अंदर बनाई हुई है टेम्परेचर को सरवाइव करने के लिए। तो C3 प्लांट्स के लिए अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर है और C4 प्लांट्स के लिए अलग है। C3 प्लांट्स के लिए रेंज है 20 to 25 डिग्री, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और C4 प्लांट के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात हुई है तो अभी हम लोगों ने C4 प्लांट्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेस हम लोगों ने वेस्टफुल प्रोसेस पढ़ा, जो जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, वो C4 प्लांट के अंदर नहीं होता है। C3 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री किस लिए, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने लगे। ठीक, अगला टेम्परेचर है हमारे पास, अगला फैक्टर है हमारे पास CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्या है? CO2 कंसंट्रेशन। अब इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर, कि यही है वह कम हवा वाला टायर एक गाड़ी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं इसके लिए भी CO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कितना है। तो CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03 to 0.04% तक इसका कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। अब देखो इसके अंदर एक तो ये पहले ही एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। अब प्लांट्स को इतना भी नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब ये कंसंट्रेशन 0.05 तक बढ़ता है तब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा 0.05 से ज्यादा बढ़ता है तो ये जो CO2 की कंसंट्रेशन है ये डैमेजिंग हो जाता है। यही प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करने लगता है। तो यहीं पे हमारा अप टू 0.05% एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अप टू 0.05% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस increases, and beyond then that concentration it becomes, CO2 concentration becomes damaging। कहते हैं ना कि एक लिमिट तक ही सही है, उसके बाद वो चीज नुकसान भी देना शुरू कर देगी। तो
सी प्लांट्स चाहे C3 हो चाहे C4 हो 0.05 तक तो वो कंसंट्रेशन बढ़ती है और उसके बाद वो कंसंट्रेशन डैमेज करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है C3 और C4 प्लांट दोनों की फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ जाती है। अब C4 प्लांट्स के लिए सेचुरेशन पॉइंट अलग है, C3 के लिए अलग है। C4 C3 प्लांट्स दोनों के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन पे CO2 की अलग अलग कंसंट्रेशन पे सेचुरेशन पॉइंट आता है। C4 प्लांट्स के लिए तो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे ही सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है CO2 की कंसंट्रेशन पे, और C3 के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ ऑफ CO2 पे सेचुरेशन आता है। ये ऐसा अलग अलग सेचुरेशन क्यों? C4 के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि कम कंसंट्रेशन पे ही सेचुरेशन आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि C4 प्लांट के अंदर आपके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इनके अंदर कोई CO2 का लॉस नहीं होता। नो CO2 लॉस इज देयर। CO2 लॉस करने का जो प्रोसेस है वो कौन सा है? फोटो रेस्पिरेशन। वो इनके अंदर नहीं होता तो सेचुरेशन पॉइंट पहले आ जाता है। और C3 के लिए कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन का लॉस हो जाता है। मान लेते हैं दोनों को हम लोगों ने बराबर CO2 दिया, मान लो दोनों को 10-10 रुपए दिए, दो प्लांट्स है C3 और C4, हमने दोनों को 10-10 रुपए दिए। एक ने क्या किया, 10 के 10 रुपए की अपने कोई भी मिठाई खा सकते हैं। एक C4 ने क्या किया, कोई पैसे का नुकसान नहीं किया, उसने जितने मिले थे उतने में ही अपना मिठाई खा लिया। अब C3 ने क्या किया, 2 रुपए घुमा दिए, गिर गए उसकी पॉकेट से, तो उसने मिठाई कितने की खाई? 8 की। अब उसको बराबर मिठाई खाने के लिए हमें 12 रुपए देने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें मालूम है कि C3 वाला क्या करेगा, 2 रुपए का नुकसान कर देगा, क्योंकि वही 2 रुपए का नुकसान क्या है हमारे पास? CO2 लॉस। तो इसलिए इनका अलग अलग सेचुरेशन पॉइंट है। ठीक, अब फिर हमारे पास आता है लास्ट, हमारे पास जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है वाटर। वो क्या है? वाटर। अब वाटर एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो प्लांट को भी अफेक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट प्लांट एंड इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस। इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस ऐसा क्यों बोला हम लोगों ने? अब आप लोगों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो 80% 70 to 80% कंटेंट है वो क्या है? वाटर है। जब प्लांट्स के पास पानी नहीं रहेगा तो सेल के पास साइटोप्लाज्म की कमी रह जाएगी, और सारा प्रोसेस हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मीजोफिल सेल के अंदर। तो सारे प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है? हमारे पास वाटर जरूरी है। और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो प्लांट्स हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर के ब्रेकडाउन से आती है। अगर प्लांट के पास पानी नहीं रहेगा तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर प्लांट्स के पास पानी नहीं रहेगा तो प्लांट्स कैसे आ जाएगा? वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ये दो तरीके से प्लांट को फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। पहला क्या है? वाटर स्ट्रेस के अंदर प्लांट क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। क्यों क्लोज करेगा? क्योंकि प्लांट के पास पहले ही पानी की कमी है, और स्टोमेटा खुले रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर जाते रहेगा। प्लांट चाहता है पानी को बचाया जाए, पानी को बचाया जाएगा तो स्टोमेटा बंद कर दिया। स्टोमेटा बंद करने से नुकसान क्या हुआ? डिक्रीज इन CO2 अवेलेबिलिटी। डिक्रीज इन CO2 अवेलेबिलिटी, क्योंकि स्टोमेटा ही वो रास्ता था, वो दरवाजा था जहां से CO2 अंदर आता था। अब जब स्टोमेटा ही बंद है तो CO2 भी कम आएगा। जब CO2 अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीजेस इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा, पानी जब प्लांट्स के पास पानी ही नहीं है तो वो क्या करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या है, पत्तियां मुरझा जाएंगी। पत्तियां मुरझा जाने से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है, लीफ का सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। सरफेस एरिया कम होने से, अब एक तो पूरे लीफ के ऊपर सनलाइट गिरे, अब लीफ मुड़ गई है, अब एरिया उसका क्या हो गया, छोटा, अब उसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो मतलब जो एक्सपोजर है सनलाइट से वो क्या हो जाएगा, कम। और सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। जब सनलाइट कम सरफेस पे गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। ठीक, ये था हमारे पास इनडायरेक्टली वाटर का जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। अब हमारे पास एक टर्म है जो कई बार पूछी जाती है, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं जिसको, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट का क्या मतलब, कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब बराबर हो जाए रेट ऑफ रेस्पिरेशन के। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये क्या है, O2 इवोल्यूशन कि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, O2 कंजप्शन। O2 कंजप्शन, जब ये दोनों का जो रेट है वो मैच कर जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए। फिर से C3 और C4 का अलग अलग है हमारे पास कंपनसेशन पॉइंट। C4 प्लांट के लिए 0 to 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट ऑब्टेन कर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू। और C3 के लिए 20 to 100 ppm पे कंपनसेशन पॉइंट को ऑब्जर्व किया। तो ये था हमारे पास कंप्लीट, हमारा ये चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ है। आप लोग एक एनसीईआरटी के अंदर टेबल दिया हुआ है और बाकी क्वेश्चंस है, जहां मर्जी से आप क्वेश्चन सोल्व करना, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। कैम प्लांट्स की जितनी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी, सिर्फ वही डिटेल काम की है। 4 फैक्टर है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, लाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। फाइनली हमारा ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो